नमस्कार, मैं आपके साथ हूँ महादेव बमशंकर। एक बात जो इस चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में देखने को मिली है वो ये कि जब तमाम एग्जिट पोल में ये बात निकल के आई थी कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, तो फिर अचानक ऐसा क्या खेल हुआ कि बीजेपी की सरकार बन गई, बीजेपी सत्ता में आने जा रही है, और वो भी 2 बार सरकार में रहने के बाद। एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, और दूसरा ये कि 2019 में भी जनता ने हरियाणा में बीजेपी को फुल मैंडेट नहीं दिया था। तो ऐसे में तीसरी बार, मतलब 2024 के चुनाव में 2019 से भी ज्यादा इस तरह का जनादेश कैसे मिला? जबकि 2019 की बात करें तो उस समय हरियाणा में एक तरीके से पुलवामा वाली लहर थी, क्योंकि उस समय आपको याद होगा अभिनंदन वाला माहौल था, पुलवामा अटैक किया था, उसके बाद भारत की तरफ से रिटेलिएट किया गया था। तो एक देशभक्ति की भावना थी, और हरियाणा को तो कहा ही जाता है कि आर्मी का गढ़ है, इतने आर्मी में लोग हरियाणा के जाते हैं, तो देशभक्ति के खिलाड़ी आर्मी सबसे ज्यादा लोग हरियाणा के जाते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर आपको ये चीज सोचनी होगी यहाँ पर कि सबको ये इस बात को लेकर हैरानी हो रही है कि कैसे बीजेपी ने इतनी बड़ी जीत दर्ज की है। लेकिन आपको ये सोचना होगा कि पहला फैक्टर तो ये कि कांग्रेस की तरफ से एलिगेशन लगा है कि कई जगहों पर ईवीएम में छेड़छाड़ हुई है। ये कहा है कि ईवीएम की जो बैटरी है वो 99% चार्ज मिली है बैटरी उसकी, जबकि बाकी जो ईवीएम थे उसमें उसकी बैटरी 60 से 70% बैटरी चार्ज थी। तो 90% या 99% कैसे? तो ये सवाल उठा है। कांग्रेस डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। लेकिन दूसरी बात ये देखना पड़ेगा आपको कि एक तो कांग्रेस ने गलती क्या की, तो लगातार शैलजा को उसने साइडलाइन रखा। शैलजा हरियाणा में कांग्रेस का एक बहुत बड़ा दलित चेहरा रही है वो। और दूसरा ये भी आपको देखना होगा कि शैलजा काफी लेट आई है कैंपेन करने के लिए कांग्रेस की तरफ से। तीसरा फैक्टर ये कि बीजेपी ने अपने कैंपेन में, पूरे कैंपेन में कहा कि कांग्रेस ने शैलजा का अपमान किया, और शैलजा को जोड़ दिया सीधे दलित से कि कांग्रेस ने दलित का अपमान किया है। मतलब अब ये देखिए, यहाँ पर एक तो बीजेपी को पहले से पता था कि यहाँ हमें जाट का वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि जाट बताया जा रहा था कि किसान आंदोलन के दौरान ही जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ और जो चीजें हुई सिंधु बॉर्डर पर, उसके बाद से कहा जा रहा था कि पंजाब हरियाणा के किसान जो हैं वो मोदी सरकार से नाराज चल रहे हैं। यहाँ तक कि जाट भी हरियाणा में आप अगर देखें तो 21-22% हरियाणा में जाट वोट बैंक है। ये कहा गया कि हरियाणा के जाट जो हैं वो मोदी सरकार से नाराज हैं, तो इसीलिए ये कहा गया कि हरियाणा में इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। और एक ये वजह रही कि खट्टर को वहां पर रिप्लेस करके नायाब सिंह सैनी को कुछ महीने पहले ही वहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया। मतलब 2 महीने भी नहीं हुआ, आप ऐसे समझिए। तो अब इतने कम वक्त में अगर कोई चीफ मिनिस्टर की कमान राज्य में उसको दी जा रही है, तो नायब सिंह सैनी ने कहा भी कि हमें वक्त कम मिला, लेकिन जितना भी मिला हमने जो है वो अपना काम किया। लेकिन अब यहाँ पर देखिए हुआ कैसे खेल, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर एक तो कि हुड्डा रिजीम में आप अगर देखें तो कुछ ऐसे मिर्चपुर कांड हुआ, दलितों के घर जलाए गए थे। कुछ ऐसे जैसे गोहाना रेप कांड हुआ था, एक दलित लड़की थी, भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी सोनीपत में, उसको वहां से अगवा कर लिया गया था, रेप किया गया था, उसके साथ काफी प्रोटेस्ट हुआ था उसके बाद। तो इसी तरह के जो मामले थे वो लगातार बीजेपी की तरफ से उठाए जाते रहे कि देखिए हुड्डा राज में क्या हुआ था, दलितों पर अत्याचार हुआ था, और तमाम वो सारी चीजें लगातार वो उठाई गई बीजेपी की तरफ से। मास मूवमेंट एक तरीके से हरियाणा में बनाया गया कि अगर हुड्डा का राज फिर से आता है तो उन दलितों पर फिर अत्याचार होगा। तो अब ऐसा कहा जा रहा था कि जाट तो नाराज है ही ऑलरेडी बीजेपी से, और अगर दलित अलग हो गए, छिटक गए, तो फिर बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी। तो इन्होंने पूरी कोशिश की कि जो दलित वोट बैंक है उनको साधा जाए, उनको अपने पाले में लाया जाए। तीसरा फैक्टर ये था ओबीसी का। तो क्योंकि नायाब सिंह सैनी खुद ओबीसी से आते हैं, तो इनको लगा कि ओबीसी का वोट तो हमें आएगा। लेकिन जो फैक्टर मेन था दलित का, तो इन्होंने खूब चोट किया शैलजा के बहाने। और शैलजा को आपने देखा कई मौकों पर शैलजा ने कहा कि हमें हुड्डा ने कभी लंबे समय से बात नहीं की, और एक तरीके से अपने आप को अनदेखी का एलिगेशन लगाया। तो जाहिर तौर पर इसका खामियाजा
कांग्रेस को भुगतना पड़ा। एक तरीके से दलित वोट बैंक जो है वो वोटर कटे हैं कांग्रेस से शैलजा के इस एपिसोड को लेकर। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस को लग रहा था कि बीजेपी ने तो 2 बार राज करना था, कर लिया, तो बीजेपी तो आएगी नहीं, तो अब कहा जा रहा है कि हुड्डा का बस नजर इसी बात पे थी कि अपने बेटे को किस तरीके से सेट किया जाए। तो ये उसी उम्मीद में थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की यहाँ पर स्टेट में अपने बेटे को सीएम बनाया जाए। और क्योंकि अब अपनी राजनीतिक पारी में हुड्डा मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा अपने आप को देख पा रहे हैं और न ही उनको सीएम बनने की ऐसी कोई लालच है। तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाह रहे थे कि दीपेंद्र को सीएम बनाया जाए। हालांकि ये बात सही है कि दीपेंद्र को इलेक्शन फाइट नहीं करवाएगा विधानसभा का, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर इस बार कांग्रेस के हाथ अगर हरियाणा की सत्ता आती वहां पर, तो दीपेंद्र को सीएम बनाया जा सकता था। ये अंदर खाने बात चल रही थी। हालांकि और भी कई सीएम कैंडिडेट थे वहां पर, जैसे रणदीप सुरजेवाला है, कुमारी शैलजा है, ये सब चाह रहे थे कहीं ना कहीं कि हम भी सीएम बने, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र को सीएम बनाना चाह रहे थे। और दूसरा कि मुझे लगता है कि उसको लेकर कांग्रेस एक तरीके से आश्वस्त थी कि सत्ता में तो हम आ ही रहे हैं, तो इसीलिए उन लोगों ने ग्राउंड पर जाकर उस तरीके की मेहनत भी नहीं की जैसा बीजेपी ने की। उसकी एक वजह और हम आपको बताते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी की जब रैली हुई, कम ही रैली हुई, क्योंकि 2019 में जितनी रैलियां हुई थी उसके मुकाबले हमें लगता है बहुत कम रैली हुई। तो इनफैक्ट जो मोदी की रैली में 5-7 हजार लोग पहुंचते थे, जबकि अगर वहां पर राहुल या प्रियंका का रोड शो होता था या रैली होती थी तो उसमें हजारों लोग, उससे ज्यादा कहीं लोग उसमें पहुंचते थे। तो ऐसे में लगा बीजेपी को कि ये स्टेट हमारे हाथ से निकल रहा है। तो बीजेपी ने क्या किया, मैक्रो मैनेजमेंट, ये काम उसने शुरू किया बीजेपी ने। और इसके अलावा एक साइलेंट के तौर पर, साइलेंट किलर के तौर पर बीजेपी ने काम किया, वहां के जनता को समझाने में कामयाब रही। और यही एक बड़ी वजह कह सकते हैं आप कि जिस तरीके से इतना बड़ा मैंडेट मिला, 45 सीटें जीतने की जरूरत थी और उससे ज्यादा सीटें, तो फुल फ्लेज गवर्नमेंट। अब तो ये भी नहीं है ना कि पिछली सरकार में देखें तो 10 सीट जेजेपी की थी, दुष्यंत चौटाला वाली पार्टी की, और लगातार वो पार्टी को झुकाने की कोशिश करते रहे, डिप्टी सीएम का चेयर लिया था। और एक तरीके से हालांकि अमित शाह ने बहुत ज्यादा सुना नहीं की, लेकिन ये बात थी। तो अब तो ये है कि यहाँ पर अब वो किसी तरह का गठबंधन वाला प्रेशर तो रहेगा नहीं कि गठबंधन धर्म निभाना है तो जेजेपी की मानो या इनेलो की मानो, ऐसा तो कुछ रहेगा नहीं। अब बीजेपी फुल फ्लेज खेलेगी। दूसरा ये भी है कि बीजेपी ने जो काम किया है यहाँ पर, चाहे उज्ज्वला योजना है, महिलाओं के लिए योजना है, स्कॉलरशिप है, खिलाड़ियों के लिए, ऐसी तमाम स्कीम्स हैं जिसका फायदा हरियाणा के लोगों को हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी हरियाणा के लोगों ने वोट किया है। तीसरा फैक्टर यह है कि कहा जाता है कि केंद्र में, मतलब दिल्ली में जिसकी सरकार होती है सेंटर में, तो हरियाणा उसके साथ रहता है, ऐसा भी कहा जाता है। तो ये भी एक 2024 में जब मोदी सरकार की वापसी हुई तो इसका भी फैक्टर कहीं ना कहीं वहां पर मिला है हरियाणा में फायदा इसका कि अगर केंद्र में मोदी सरकार की वापसी, एनडीए सरकार की वापसी हुई है बीजेपी के नेतृत्व में, तो ये कहीं ना कहीं एक वहां पर हरियाणा में बीजेपी को फायदा मिला है। तो जाहिर तौर पर अब पूरा 5 साल का एक बार फिर से वक्त मिला है और ऐसे में अब मुझे लगता है कि वहां पर कई ऐसी दल है जो जिनकी हालत खराब है, तो पता नहीं 5 साल में उनकी क्या ही स्थिति होगी। और दूसरा मुझे लगता है कि एक इतिहास तो बीजेपी ने रचा है, क्योंकि 66 में स्टेट बना, उसके बाद से अब तक के इतिहास में कोई भी पार्टी हरियाणा के अंदर ऐसी नहीं है जिसने लगातार 3 बार सत्ता में आई हो। तो ये एक बड़ी बात है इस लिहाज से कि बीजेपी ने इतिहास रचा है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और साथ में कमेंट करना ना भूलिए। कमेंट जरूर करिए कि ये जो चीजें हरियाणा चुनाव पर जो भी हमने कुछ कहा है, तो ये आपको कैसा लगा, कैसी इन्फॉर्मेशन है, जरूर कमेंट में आप हमें बताइए। और साथ में शेयर करिए वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। महादेव बम शंकर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।